नमस्कार विद्यार्थियों। कवि धूमिल की मोचीराम कविता के अंशों की हम व्याख्या कर रहे थे, उनके अर्थ को समझ रहे थे। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुलसाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। धूमिल की इस कविता मोचीराम के माध्यम से उसने मनुष्य की मानसिकता को उजागर किया है, विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। एक गरीब व्यक्ति की मानसिक संवेदना को इसमें उजागर किया गया है। मोचीराम अपना काम कर रहा था और तभी कवि उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कवि को देखकर मोचीराम अपने मन के उद्गार उनके सामने व्यक्त करता है। वह कहता है कि सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है। मोचीराम कहता है कि जब हम अपना काम करते हैं और काम करते समय हमारी मेहनत का मुआवजा के बदले, हमारी मेहनतनामे के बदले अगर कोई हमें कठोर भाषा का प्रयोग करता है, हमें अपशब्द कहता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जैसे सभी काम करने वाले लोगों की तरह उसे भी वह हम कहेंगे कठोर भाषा, क्लिष्ट भाषा, या क्लिष्ट भी ना कहें, बहुत कटु भाषा अच्छी नहीं लगती है। मौसम सताता है और वह ये कहता है कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तित होता है, तो उस मौसम का प्रभाव मोचीराम पर भी पड़ता है। यहाँ हम कहेंगे सभी कामगारों के ऊपर वह प्रभाव पड़ता है। और इस बात को उदाहरण देकर के मोचीराम स्पष्ट करता है कि अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। कहते हैं कि जो बसंत है, इस मौसम को देख लो, यह इसका इतना प्रभाव है कि ये दिन को भी तांत की तरह से तान देता है और टन टन की आवाज़ जैसे हृदय पर पड़ती रहती है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुखतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। और ये बसंत ऐसा है, हम जानते हैं बसंत में क्या होता है, लाल लाल कोपलें, छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये बसंत पेड़ों जो है, वृक्ष हैं, लताएं हैं, किसी को भी वह परेशान कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, किसी को बख्शता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पेड़ों पर जो लाल लाल पत्ते आए हैं, कोपलें आई हैं, वो धूप के अंदर तपती रहती हैं। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। और वो कहता है कि पत्तों के साथ साथ मेरे मन पर भी बाबूजी उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं क्या बताऊं कि रापी की मूठ को अपने हाथ में पकड़ना और अर्थात उससे पूरा काम करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक अलसाया हुआ सा मौसम है ये है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मेरा मन कहीं और होता है और काम मुझे कुछ और करना होता है। मन किसी झुलसाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। और मन जो है वो ऐसा होता है कि जैसे हम ज़बरदस्ती किसी बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और वो नहीं जाता है,
बार बार इनकार करता है, ऐसे ही मेरा मन भी काम पर आने से इनकार करता है। कहने का तात्पर्य कि बसंत का जो मादक प्रभाव होता है वो मोची पर भी पड़ता है, लेकिन पेट की भूख ऐसी है कि उसे शांत करने के लिए उसे काम पर तो आना ही पड़ता है, चाहे उसका मन कितना ही इनकार करे। वसंत के मौसम का प्रभाव सभी पर पड़ता है, चाहे गरीब हो या अमीर। तो एक गरीब की जो भावनाएं हैं उसको इसमें उद्घाटित किया गया है। समय भी, परिवर्तन भी सभी के लिए होता है, सभी के जीवन में होता है, इस बात को भी इसमें बताया गया है। अब हम अगले पद पर आते हैं। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ों से वार करता है, और यह चौंकने की नहीं सोचने की बात है। मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमज़ात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। धूमिल मोचीराम कविता के माध्यम से मनुष्य की भावनाओं को, संवेदना को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मोचीराम के माध्यम से कवि कहता है कि लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ों से वार करता है। वो कहते हैं कि एक तो हमारा यह बाह्य शरीर है जो चमड़े का बना हुआ है, चमड़ी का बना ये बाह्य हमारा शरीर है, और इस शरीर को तो हम अनदेखा भी कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। यहाँ वो जो हमने पिछले अंश में वसंत का जिक्र किया था, उसी क्रम में वो कह रहे हैं कि जो वसंत ऋतु है उसमें जो पेड़ फूलों से, पत्तों से भरे हुए रहते हैं, तो उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे वो आत्मा के ऊपर वार कर रहे हैं, आत्मा को झकझोर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी मोचीराम कहता है कि जब बसंत का मौसम आता है तो मेरा मन भी काम करने का नहीं करता, लेकिन मैं उस बालक की तरह जिसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है और बार बार इनकार करता है, ऐसे ही मेरा मन भी करता है। तो मनोगत भावनाएं उसके अंदर बताई गई हैं। तो उसी क्रम में वो कहता है कि एक तो हमारा ये बाहर शरीर है और एक हमारा मन है। उस मन में तो विचार चलते रहते हैं, एक क्षण को पानी के बुलबुले की तरह ऊपर आते हैं और फिर वो उसमें ही समा जाते हैं। और जो कुछ भी हम इस संसार में होते हुए देखते हैं, उन सभी का जो प्रभाव है वो हमारे मन पर पड़ता है, हमारी आत्मा पर पड़ता है, हमारे हृदय पर पड़ता है। और इसी को उदाहरण देकर के वो ये बात समझाता है कि जैसे बसंत ऋतु का आगमन हो गया है और बसंत ऋतु में ऐसा लग रहा है पेड़ से वार करता है। जो बसंत है वो अपने मौसम में पेड़ों को फूलों से, पत्तों से लाद देता है, और तब ऐसा लगता है कि वह ऐसा करके एक आदमी के मन को झकझोर रहा है, उसे परेशान कर रहा है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। फिर वो ये भी कहते हैं इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है, हमको इस विषय में सोचना चाहिए। मगर जो ज़िंदगी की किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमज़ात मौके पर कायर है। वो कहते हैं कि लोग भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जिनको किताबी ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो किसी भी बात को किताबी दृष्टिकोण से ही देखते हैं। उनकी नज़र में
अनुभव कुछ नहीं होता है, यथार्थ कुछ नहीं होता, वो आदर्श में ही जीते हैं और पुस्तकीय ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि मनुष्य पुस्तकीय ज्ञान को एक तरफ करे और अनुभव के आधार पर जो ज्ञान है, अनुभवजन्य ज्ञान है, जिसे कबीर साक्षी कहते हैं, साखी कहते हैं, उसे वो ग्रहण करे। खून के किसी कमज़ात मौके पर कायर हैं। जब हमें अपने खून की कोई बात आती है, हम चुप हो जाते हैं, तो वो हमारा जो व्यवहार है वो कायराना कहलाता है। वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं, शायर है। जब कुछ मामलों में हम चुप रह जाते हैं और अपनी कमजोरी को व्यक्त कर देते हैं, लेकिन जो हमारी सोच है, हमारी समझ है, हमारे विचार हैं, उनको जान करके कोई भी ये कह देगा कि अरे यार तू मोची नहीं, तू तो शायर है, शायर, जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मोचीराम कविता के माध्यम से धूमिल यह कहना चाह रहे हैं कि जो लोग पुस्तकीय ज्ञान को रखते हैं और व्यवहारिक ज्ञान को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके जीने का कोई आधार ही नहीं होता। वो वास्तव में जीवन क्या है यह समझ ही नहीं पाते और अनजाने में ही वो अपने पूरे जीवन को बिता देते हैं। कबीरदास जी ने भी लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसीलिए कबीर के जो दोहे हैं वो साखियों में ही आते हैं, जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा, जो अनुभवजन्य ज्ञान था, जो प्रत्यक्ष था, जो अक्ष के आगे था, वही साक्षी या साखी कहलाया। और उसी बात को धूमिल कह रहे हैं। यार तू मोची नहीं, शायर है, बड़ी सुंदर पंक्ति का प्रयोग धूमिल करते हैं और एक व्यंग है इसमें, एक व्यंग्यात्मक ये पंक्ति है जिसका प्रयोग इसमें किया गया है। कभी अपनी बात के लिए कुछ शब्दों का जो प्रयोग करता है वो बड़ा सटीक है, जैसे चमड़े, चौंकने, किताब, असलियत, कमज़ात, दिलचस्प, गलतफहमी आदि। एक मोची के माध्यम से बड़े ही शायराना अंदाज में कवि अपनी बात को कहलवाता है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमज़ात मौके पर कायर है कि यार तो मोची नहीं, शायर है। इतनी सुंदर पंक्तियां तो धूमिल ही लिख सकते हैं। यहाँ पर जो चमड़े शब्द का प्रयोग किया गया है वो हमने बताया था कि शरीर, जो भौतिक हमारा ही शरीर है, जो पंच तत्व से बना शरीर है, शीत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व हो बनऊ शरीरा, इसके लिए कहा गया है। और जो जंगल शब्द आया है वो हमारी मन की भावनाओं, मन के विचारों के लिए आया है। मोचीराम कविता के माध्यम से धूमिल ने अपने जो आधुनिक विचार हैं, एक गरीब के प्रति जो संवेदना है, उसकी जो मानसिकता है, उसको प्रतीकात्मक शैली में बहुत अच्छे ढंग से बताया है। अब हम अगले पद की व्याख्या
अगले अंश की अवतरण की व्याख्या अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।